एवरीवन, वेलकम टू योगी लॉजी बायोलॉजी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग इस नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करते हैं। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था इसके आगे आज हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था जीव जगत में विविधता। तो मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि विविधता क्या थी। कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ, ठीक है, हमारे चारों तरफ जो होते हैं विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पारस्परिक समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर तुलनात्मक विभाजन करके सारी जीव जातियों को हम अनेक छोटे बड़े समूहों या टैक्सा टैक्सा एक वर्ड आता है, अभी आगे आप लोगों को मिलेगा। तो टैक्सा का जो वर्ड होता है बच्चों ना, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि टैक्सा का मतलब क्या होता है, समूह होता है। टैक्सा का मतलब क्या होता है, समूह होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि टैक्सा में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, बांट सकते हैं या रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें, जैसे मछलियाँ जो होती हैं वो अनेक प्रकार की होती हैं, परंतु इन सब की जो रचना है, जो इनकी कार्य करने की जो कला है, वो क्या है, समान है। ठीक है, और इनको एक समूह में रखा गया है जिसे बोलते हैं पीसीज। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम लोग बोलें, चूहे, बिल्ली, गाय, बंदर, मनुष्य आदि काफ़ी जो है क्या है, भिन्न है, काफ़ी भिन्न है। लेकिन होता क्या है कि इन सभी में बाल और स्तन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बाल और स्तन, और इसीलिए इन्हें एक समूह में रखा गया है जिसका नाम है स्तनी, अर्थात मैमेलिया में क्या करते हैं, इसे रखते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ हम लोग बात किए थे कि कैसे क्या होता है, विविधता जो होती है। ठीक है, और इनमें एक समानता होती है। इनमें एक समानता क्या होती है कि इनके शरीर पर कंकाल का ढांचा होता है। ठीक है, और जिनके शरीर में कंकाल का ढांचा होता है वो इन्हें एक बड़े समूह में रखा जाता है, कशेरुकी समूह में, अर्थात वर्टिब्रेटा में क्या होता है, रखा जाता है। तो वर्गीकरण का क्या मतलब है, वर्गीकरण हम लोग क्यों करते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे। तो हमने बताया था कि द्विनाम पद्धति क्या होती है। ठीक है, द्विनाम पद्धति क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो द्विनाम पद्धति है हमारी, जीवों के दो नाम होने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विनाम पद्धति बोलते हैं। ठीक है, तो जीवों के दो नाम होने की प्रवृत्ति को द्विनाम पद्धति बोलते हैं बच्चों। तो द्विनाम पद्धति में हर एक जीव के दो नाम होते हैं, जिनमें से पहला नाम जो होता है उसके वंश को निर्धारित करता है, और दूसरा नाम जो होता है उसके जाति को निर्धारित करता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो द्विनाम पद्धति के जो जन्मदाता हैं, ठीक है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जिन्होंने दिया था उनको कैरोलस लीनियस बोला जाता है, या कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति के जन्मदाता या पिता कहा जाता है। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं, तब भी आप बताएंगे कैरोलस लीनियस। अगर आपसे पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति के पिता कौन है, तब भी आप क्या बताएंगे, कैरोलस लीनियस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हम लोग प्लांट का नॉमेनक्लेचर करते हैं, कैसे प्लांट को हम लोग बांटते हैं, किन समूहों में बांटा जाता है, और कैसे हम लोग एनिमल को बांटते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या हैं, आगे देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत ICBN आता है, और जो कि प्लांट के बारे में हम लोग इसमें नॉमेनक्लेचर करते हैं, और ICZN के अंतर्गत हम लोग जंतुओं के बारे में नॉमेनक्लेचर या वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, और इसके आगे हम लोगों ने क्या बात किया था कि जो द्विनाम पद्धति होती है इसमें दो नाम कौन कौन से होते हैं, इसमें दो नाम कौन कौन से होते हैं। एक नाम जो होता है उसके वंश का होता है, एक नाम क्या होता है, उसके वंश का होता है। ठीक है, एक नाम क्या होता है, उसके वंश का होता है। ठीक है, जिस वंश में वो जन्म लेता है, और दूसरा नाम उसके क्या होता है, जाति का होता है। और उन्हीं दो नामों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, द्विनाम पद्धति बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जीवों के दो नाम होने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये सारे नियम हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, कि द्विनाम पद्धति को कितने नियम में बांटा गया है, और अब हम लोग बात करेंगे वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, कि वर्गीकरण क्या होता है। तो वर्गीकरण हम लोग किसे कहते हैं,
ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए। तो हम लोग एक बहुत ही छोटी सी डिफिनीशन, एक आसान सी डिफिनीशन मैं बताना चाहूँगा आपको कि वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वर्गीकरण की ज़रूरत क्या है और वर्गीकरण हम लोग क्यों करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये जानें कि वर्गीकरण होता क्या है। ठीक है, तो समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर जीव जातियों को छोटे बड़े समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर जीव जातियों को छोटे बड़े समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाता है। और एक चीज़, इसके अध्ययन की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान या वर्गिकी कहते हैं। इसके अध्ययन की शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गिकी कहते हैं। वर्गीकरण सिस्टमैटिक्स का एक महत्वपूर्ण भाग होता है ना। वर्गीकरण क्या होता है, एक सिस्टमैटिक्स क्या भाग होता है, ठीक है, जो आगे आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया था अभी, टैक्सा, मैंने आगे नाम लिया था टैक्सा का। तो टैक्सा का मतलब क्या होता है बच्चों, टैक्सा का जो मतलब होता है ना, वो क्या होता है, समूह होता है। ठीक है, क्या होता है, समूह होता है। तो मैंने बताया, जैसा कि अभी वर्गीकरण की जो डिफिनीशन मैंने दी कि समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर जीव जातियों को छोटे बड़े समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो वही शब्दावली टैक्सा जो है यहाँ पे क्या है, समूह है। ठीक है, और इन्हीं समूह के आधार पे हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण क्या होता है, इतना समझ में आया। और वर्गीकरण का जो अध्ययन होता है किसके अंतर्गत करते हैं, वर्गिकी के अंतर्गत करते हैं, ये भी आपको पता चल गया। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आगे कि वर्गीकरण का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, वर्गीकरण हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उद्देश्य मैं आपको ये बताना चाहूँगा अध्ययन की सुविधा के लिए कि अगर किसी हमारे इस पृथ्वी पर बहुत लाखों जातियों का अलग अलग अध्ययन करना क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मिलती जुलती जाति के एक समूह का अगर हम लोग अध्ययन कर लें तो हमें इस पूरे समूह की जातियों का क्या होगा, पता चल जाएगा। अब जैसे अगर हम लोग कहें कि अगर एक मछली है, मछली को हम लें, अगर इस मछली के बारे में हम लोग पूरा क्या करें, इसका अध्ययन कर लें, तो हमें सारे मछली के बारे में क्या होगा, पता चल जाएगा ना, कि हर एक मछली के अंदर यही पाया जाता है। जैसे अगर हम लोग एक ह्यूमन की बात करें, अगर एक ह्यूमन के ऊपर अगर हम लोग कोई प्रयोग करते हैं, तो अगर ह्यूमन के ऊपर हम लोग कोई प्रयोग करते हैं तो सारी ह्यूमन के बारे में हमें पता चल जाएगा कि हर एक ह्यूमन के अंदर हार्ट होता है, हर एक ह्यूमन के अंदर क्या होता है, किडनी होती है, लीवर होता है। तो इससे क्या होता है, हमें आसानी होता है। तो वर्गीकरण जो है इसीलिए होता है कि अगर हम लोग एक जाति का अध्ययन कर लेते हैं तो उस पूरी जाति का हमें क्या होता है, पता चल जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, वर्गीकरण को हम लोग करते हैं। चलिए, ठीक है, तो वर्गीकरण आपको पता चल गया, वर्गीकरण आपको पता चल गया कि वर्गीकरण क्या होता है। यहाँ पे देखिए दिया है कि वर्गीकी क्या है, एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमेटिक्स भी कहते हैं। सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियति व्यवस्था। ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया कि जीवों की जो नियति व्यवस्था, जो सिस्टमेटिक्स है, वो क्या है। ठीक है ना, वर्गीकरण सिस्टमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है ना, जिसमें अब देखो सिस्टमेटिक्स को अगर डिफाइन करना हो, अगर बताना हो, तो सिस्टमेटिक्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक लघु वर्गीकरण होता है और एक गुरु वर्गीकरण होता है। ठीक है, लघु का मतलब माइक्रो टैक्सोनॉमी होता है बच्चों, और गुरु का मतलब होता है मैक्रो टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो माइक्रो टैक्सोनॉमी मतलब लघु वर्गीकरण में क्या होता है, देखो लघु वर्गीकरण में जीव जातियों की स्पष्ट पहचान करते हैं। ठीक है, जीव जातियों को क्या करते हैं, पकड़ते हैं और उसको पहचानते हैं, अर्थात इनका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, लेकिन गुरु वर्गीकरण जो माइक्रो टैक्सोनॉमी है, इनमें क्या करते हैं, गुरु वर्गीकरण में जीव जातियों को छोटे बड़े समूहों में क्या करते हैं, वर्गीकृत किया जाता है, मतलब बांट दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। अब वर्गी की संवर्ग में क्या है भाई,
वर्गीकी संवर्ग में हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, वर्गीकी संवर्ग क्या कहता है? वर्गीकरण एकल समापन क्या है? प्रक्रम नहीं है, लेकिन बल्कि इनमें पदानुक्रम समापन होते हैं, जिसमें प्रत्येक समापन पद वर्ग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था में है, इसलिए इसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं। वर्ग की संवर्ग कहने का मतलब कि इसमें बहुत सारे वर्ग आएंगे, अभी आप लोग आगे देखेंगे, तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। पदानुक्रम का मतलब कैसे कैसे हमारा वर्गीकरण हुआ है, कैसे कैसे हम लोग कैसे कैसे बांटे गए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखते हैं। एक पद को दिखाता है और इसे प्राय वर्ग या टैक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कैसे हम लोग वर्गीकी को कैसे बांटा गया है, कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो सभी जीवों के वर्गीकी अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे क्या है, देखिए, जगत है, किंगडम, ठीक है, किंगडम, संघ, फाइलम अथवा पौधों के लिए, ठीक है, क्लास, गर्ड, आर्डर। जो फाइलम शब्द है यहाँ पे, जो संघ है, संघ का जो संघ को हम लोग प्रयोग करते हैं वो पौधों के लिए करते हैं। ठीक है, और किंगडम जो हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों, वो किसके लिए करते हैं? जंतु के लिए करते हैं। ठीक है, पौधों तथा प्राणियों दोनों स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, सबसे निचले संवर्ग में कौन आता है? जाति आती है, मतलब हमारी स्पीसीज आती है। और सबसे ऊपर संवर्ग में कौन आता है? हमारा किंगडम आता है। कौन आता है? किंगडम। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले भाग में किंगडम आएगा और सबसे नीचे वाले भाग में कौन आएगा? स्पीसीज आएगा। और एक चीज़ याद रखना कि जो हमारी जाति है, ठीक है, जो हमारी जाति होती है वो क्या होती है? ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो होते हैं लक्षण मिलते हैं। ठीक है, किसी भी समूह के जो सबसे ज़्यादा जो लक्षण होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? हमारी जाति में मिलते हैं। ठीक है, और सबसे कम लक्षण कहाँ मिलेंगे? हमें किंगडम में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो लक्षण होता है वो हमें स्पीसीज में मिलता है, और सबसे ज़्यादा कम लक्षण जो होता है वो कहाँ मिलता है? किंगडम में मिलता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो किसी भी जंतु का वर्गीकरण या किसी भी प्लांट का वर्गीकरण कैसे होता है? इन्हीं प्रोसेस के द्वारा जो होता है उसकी वर्ग के गुणों का ज्ञान होना, या समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पीसीज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज का मतलब होता है जाति। ठीक है, तो स्पीसीज वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। कहने का मतलब कि जो समान हो उसे क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, एक और डिफिनीशन हम लोग कहते हैं, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था मेयर, उन्होंने बताया कि प्राकृतिक दशाओं में परस्पर लैंगिक जनन द्वारा अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जाति कहलाता है। ठीक है, तो मेयर ने क्या बताया कि प्राकृतिक दशाओं में परस्पर लैंगिक जनन द्वारा अपनी ही जैसी जनन क्षम माने जनन करने में सक्षम, उत्पन्न संतानें उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जाति। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अपवाद भी आपको मिलेंगे, अभी मैं बताऊंगा कि ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं बच्चों जो क्या करती हैं? जनन में सक्षम नहीं हैं, ठीक है, अभी आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी देखते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। इसके लिए एक मैंजीफेरा इंडिका, जिसको हम लोग आम बोलते हैं, सोलेनम ट्यूबरेसम आलू बोलते हैं, पैंथेरा लियो शेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ठीक है, इंडिका, ट्यूबरेसम तथा लियो जाति संकेत पद बताता है। ठीक है ना, अब इसमें इंडिका हो गया, इसमें ट्यूबरेसम हो गया और इसमें लियो, ये तीनों ही क्या है? जाति शब्द हैं।
क्या है, जाति शब्द हैं, जबकि पहले शब्द मैंजीफेरा, सोलेनम तथा पैंथेरा वंश के नाम हैं। ये क्या है, एक टैक्सा टैक्सा अथवा संवर्ग का क्या करता है, निरूपण करता है। टैक्सा अथवा संवर्ग का क्या करता है, निरूपण करता है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है कि पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टिग्रिस। सोलेनम वंश में नाइग्रम, मेलांजेना भी आता है। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत भी है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम भी आता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना बच्चों कि एनसीईआरटी में जितने भी जूलॉजिकल नेम, ठीक है, दिए गए हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म के, हर एक जंतु, हर एक प्लांट के जितने भी दिए गए हैं नाम, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो ना तो एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो जनन या प्रजनन करने में सक्षम नहीं हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, आप लोग खच्चर का नाम सुने होंगे, जो एक मेहनत करने वाला जंतु होता है। ठीक है, मेहनत का काम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, खच्चर का, और गांव की भाषा में गधा भी बोला जाता है। मेहनत का काम करने के लिए घोड़ी व गधे से क्या होता है, खच्चर पैदा किए जाते हैं। क्या पैदा किए जाते हैं बच्चों, खच्चर। ठीक है, ये संकर जातियां तो होती हैं, क्योंकि ये संकर जातियां तो होती हैं, लेकिन किंतु इस संतान उत्पत्ति में सक्षम नहीं होती या संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जीनस के बारे में। तो जीनस जो है हमारा, वो क्या है, दूसरा लक्षण है हमारा। ठीक है, वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है, वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। ठीक है, तो जो हमारा वंश होता है वो जाति से क्या होता है, थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि स्पीसीज के जो कुछ गुण होते हैं वंश के क्या होते हैं, तुलना में समान होते हैं। ठीक है, आलू, टमाटर, बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं। ठीक है, आलू, टमाटर तथा बैगन, ये दोनों ही क्या हैं, अलग अलग हैं, लेकिन ये किस में आते हैं, सोलेनम वंश में आते हैं। ऐसे ही शेर, पैंथेरा लियो, चीता, पैंथर पैराडस तथा पैंथर टिग्रिस, जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में क्या होते हैं, आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली आती है, से भिन्न है। ठीक है ना, फेलिस क्या है, जिसमें बिल्ली आती है, ये भिन्न होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वंश क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे हैं, सबसे पहले हम लोग जाति को देखे हैं, ठीक है, जाति के बाद हम लोग किसको देखे हैं, वंश को देखे हैं। ठीक है, किसको देखे हैं, वंश को देखे हैं। अब वंश के बाद हम लोग किसको देखेंगे, कुल को देखेंगे। ठीक है, कुल को देखेंगे, किसे देखेंगे, कुल को। अब कुल क्या होता है, अगला वर्ग कुल, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। बहुत सारे वंश मिलकर क्या बनाते हैं, एक कुल बनाते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा जो लक्षण होता है वो किस में दिखता है, जाति में दिखता है, लेकिन सबसे कम लक्षण कहाँ पे दिखेगा आपको, गढ़ में दिखेगा, किंगडम में दिखेगा। ठीक है, किंगडम में दिखेगा। और जैसे ही हम लोग स्पीसीज से ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे ही क्या होता है, धीरे धीरे जो लक्षण होते हैं हमारे ना, वो क्या होते हैं, कम होते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो जगत, किंगडम का मतलब होता है बच्चों जगत। ठीक है, तो सबसे कम जगत में दिखेगा और सबसे ज़्यादा जो होगा वो जाति में दिखेगा। तो अगला जो है समानता, हाँ, वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा
जनन गुण है। ठीक है, जो कुल है, जो फैमिली है, ये वर्गीकरण का आधार है पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरण, पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता को फेलिस के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। इस प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी, अर्थात उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए कि इनको 2 भागों में रखा गया, कैनिडी तथा। अब हम लोग बात करेंगे आर्डर के बारे में। किसके बारे में? आर्डर के बारे में। ठीक है, आपने पहले देखा कि वर्ग जो है स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान है लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह आते हैं। ठीक है, तो जो गढ़ है, गढ़ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जो आर्डर है, इसमें किसका समूह आएगा? कुल का समूह जो होता है, सारे की बहुत सारे कुल मिलके क्या बनाते हैं? एक गढ़ बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? एक गढ़ बनाते हैं, जिनमें कुछ लक्षण क्या होते हैं? समान होते हैं। जिनमें कुछ लक्षण समान होते हैं, इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कोन्वोलुलेसी, सोलेलेसी, पॉलीसोनियल्स गढ़ में रखा गया। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्नियोरा, ठीक है, गढ़ में फेलिडी तथा कैनिडी कुल को रखा गया है। तो आगे जो है हमारा वो क्या है? क्लास है। अब क्लास को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। ठीक है, वर्ग में क्या रखा गया है? गण को रखा गया है, अर्थात प्राइमेट गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं। कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रखा गया। मैमेलिया वर्ग में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये सारे क्या करते हैं? बेबी को जन्म देते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं संघ की या फाइलम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फाइलम की। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी आते हैं। ठीक है, अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु, नोटोकार्ड, पृष्ठी खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कार्डेटा संघ में क्या किया गया है? रखा गया है। ठीक है, तो उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे किंगडम के बारे में। तो किंगडम क्या है? देखो, जंतु के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के जब ढेर सारे संघ मिल जाएंगे तो किसका निर्माण करेंगे? जगत का निर्माण करेंगे। प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जिसमें कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके, पौधों को प्लांटी जगत में रखा जाता है। भविष्य में हम इन 2 वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसी के अनुसार हमारा क्या होता है? वर्गीकरण होता है। इसी के अनुसार क्या होता है? हमारा वर्गीकरण होता है। यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है, इसको आप देखें। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि सामान्य नाम मानव का क्या होता है? होमो सैपियंस, जिसमें होमो क्या है? वंश है। कुल क्या है? होमिनिडी है। गण क्या है? प्राइमेट है। वर्ग क्या है? मैमेलिया है। और संघ क्या है? कार्डेटा है। घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका नाम होता है। मस्का वंश होता है। म्यूसिडी जो है कुल है। गण डिप्टेरा है। वर्ग जो है इंसेक्टा है। और संघ जो है आर्थ्रोपोडा। इसी तरह मैंगो का भी है और इसी तरह हमारे गेहूं का भी है बच्चों। तो ये जो टेबल है, ये टेबल आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। पूछ दिया जाएगा घरेलू मक्खी का जूलॉजिकल जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है, या गेहूं का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि वर्गीकी सहायता साधन, अर्थात जो वर्गीकरण है हमारे, इसमें कैसे कोई भी चीज़ हमें सहायता प्रदान करती है। ठीक है, कैसी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम का नाम आप लोग सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो आगे सुनेंगे। हर्बेरियम में बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि वनस्पति संग्रहालय में पौधों को एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की सीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधों को एकत्र करने की तिथि अर्थात जिस दिन हम पौधों को प्राप्त करते हैं, कहाँ से लिए हैं, स्थान, पौधे का इंग्लिश नाम, स्थानीय नाम तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि सारी चीज़ें इस हर्बेरियम फाइल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बच्चों जब आप लोग बीएससी करेंगे आगे चल के तो हर्बेरियम फाइल बनाना पड़ेगा आपको। अगर आपके कॉलेज में बनाया जाता होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक सीट होती है, हर्बेरियम सीट होती है, ठीक है, जो कागज़ होता है और रंग बिरंगा कागज़ होता है। इस पर हम लोग सूखे पौधों के या सूखे प्लांट को क्या करते हैं, टेप से चिपका देते हैं, ठीक है, और यही हमारी क्या होती है, फाइल हो जाती है। अब जैसे हम लोग क्या किए, एक पेज लिए, पेज पे हम लोग क्या कर दिए, मान लीजिए जो छोटी इलायची हो गई इसको चिपका दिए। अब इस छोटी इलायची का बॉटेनिकल नेम क्या होता है, हम लोग कहाँ से लिए, ठीक है, इसको चिपका दिए। तो ऐसे ही हम लोग टमाटर का बीज ले लिए, इसको चिपका दिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वही क्या होती हैं, हमारी हर्बेरियम का काम करती हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वनस्पति उद्यान बॉटेनिकल गार्डन के बारे में, ठीक है। बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है, इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रह होता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधों पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है, ठीक है। तो जो बॉटेनिकल गार्डन होता है, बॉटेनिकल गार्डन जो होता है एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बगीचा टाइप जो होता है एक बॉटेनिकल गार्डन होता है। इन उद्यानों में पौधों को स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है, ठीक है। किसी भी जात के पौधे को यहाँ पे उगाया जाता है और प्रत्येक जो हमारा प्लांट होता है, जो पौधा होता है उस पर एक लेबल लगा होता है और जिस पे उसका नाम लिखा होता है, हिंदी नेम और इसका वनस्पतिक नाम दोनों ही लिखा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वनस्पति उद्यान या बॉटेनिकल गार्डन के अंतर्गत आती हैं, जिसमें प्रसिद्ध बॉटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है। ये चीज़ याद रखना, क्यू कहाँ, क्यू बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है, इंग्लैंड। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है, हावड़ा, ठीक है, तथा नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, भारत में है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग बात करते हैं म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम का नाम आप लोग तो सुने ही होंगे कि म्यूज़ियम गए थे हम लोग घूमने भैया। तो म्यूज़ियम में क्या होता है, वनस्पतिक संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। तो जो म्यूज़ियम होता है, आप लोग लैब देखे होंगे ना, लैब में भी मोस्टली एनिमल्स जो हैं वो जार में रखे जाते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, फार्मेलिन होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, जो जिस सॉल्यूशन में हम लोग एनिमल को रखते हैं वो फार्मेलिन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसी में किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को हम लोग स्केलेटन को इसके क्या करते हैं, रखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जूलॉजिकल पार्क के बारे में। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, इन उपवनों में अधिकांश वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देख रेख में आहार प्रकृति व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। तो जो जूलॉजिकल पार्क होता है इसमें क्या होता है, एनिमल को रखा जाता है जहाँ पे हमारा प्राकृतिक व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है, ठीक है। और क्या है, चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को अनेक प्राकृतिक आवास वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्राय चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं। अर्थात एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखें कि जो हमारा जूलॉजिकल पार्क है यहाँ पे ह्यूमन का क्या है, आना जाना संभव होता है।
अब हम लोग बात करेंगे कुंजी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुंजी क्या होती है? देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। कुंजी एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर किया जाता है, प्राणियों को पहचान में किया जाता है। यह कुंजी भी पर्यायी लक्षणों, जो प्राय जोड़ों, युग्मों, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की, जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन अब कैसे पूछा जाता है? मान लो दे दिया कि समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। तो कौन समानताओं और असमानताओं के आधार पर प्राणियों और पौधों की कौन पहचान करता है? तो कुंजी करता है। ठीक है, मतलब चाबी करती है। ये चीज़ आप याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, आगे देखें कि एक चीज़ है, विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका, मैनुअल, मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो, सूची पत्र, कैटलॉग। ठीक है, इसमें अतिरिक्त सही पहचान है। यही सारी चीज़ें क्या हैं? बताई गई हैं। ठीक है, फ्लोरा का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, और फौना का मतलब क्या होता है? एनिमल। फ्लोरा का मतलब प्लांट होता है और फौना का मतलब होता है एनिमल, मतलब जंतु। फ्लोरा का मतलब पौधे और फौना का मतलब जंतु। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप लोग याद रखेंगे। जैसा यहाँ दिया है ना, फ्लोरा का मतलब क्या होता है? प्लांट। ठीक है, और फौना का मतलब क्या होता है? जंतु होता है। तो अगर हम लोग समराइज करें कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो सजीव और निर्जीव के बीच की समानताएं, विभिन्नताएं देखी और वर्गीकरण देखा। ठीक है, और क्या होता है, द्विनाम पद्धति देखी। ठीक है, और जीवों में विविधता देखी और उनको कैसे वर्गीकृत किया गया है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में क्या किए हैं? देखे हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर यहाँ तक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को भी भेजें, जो कि इस समय जो स्थिति चल रही है, घर पे बैठ के ये एनसीईआरटी को पढ़ सकें और एनसीईआरटी को समझ सकें। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी भी वर्ड में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला लेक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे लेसन 2 के बारे में, या नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।